पूरा देश इस वक्त अपने देश के जाबाज जनरल को अलविदा कह रहा है। अब से थोड़ी ही देर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके साथ ही तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर लाया गया है। यहां करीब अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि शाम 5 बजे के आसपास उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें 13 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेना के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देश के जाबाज जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश इस वक्त मानो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अपने इस जाबाज सिपाही को अलविदा कह रहा है नम आंखों से। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत समेत तमाम दिग्गज पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। तो एक महानायक का महाप्रस्थान ये हो रहा है। देश इस वक्त दुख की घड़ी में है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ ही 13 अन्य लोगों का, और सभी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनके गृह क्षेत्रों में। और सीडीएस बिपिन रावत के शव को अभी अंतिम प्रक्रिया के लिए लाया गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में किया जाना है। बरार स्क्वायर दिल्ली का ये वो इलाका आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है और इसकी तैयारी यहां पर की जा रही है। सैन्य सम्मान के साथ साथ राजकीय सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर हादसे में, और राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को अब लाया गया है। अंतिम यात्रा पर वो निकले और उसके बाद उनके शव को लाया गया है बरार स्क्वायर में, जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं और सीधी तस्वीरें आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं। और यहां पर जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी तो 13 तोपों की सलामी दी जाएगी। रक्षा मंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें की है। फिर गोरखपुर के एमपी इंटर कॉलेज में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 700 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही परिषद की सर्वश्रेष्ठ संस्था, शिक्षक, कर्मचारी और परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का केंद्र बिंदु है। वहीं सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि भी इस मंच से दी। इसके बाद सीएम आगरा के लिए रवाना हुए और आगरा के वीर जवान जो शहीद हुए हैं इस मामले में पृथ्वी सिंह चौहान, उनके परिजनों से जाकर मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स भी बंधाया है।
प्रदेश शासन की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं की ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने एक समर्पित उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी जनरल विपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी को, ब्रिगेडियर लिंडर, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, अन्य सैन्य कर्मियों को जिन्होंने इस दुर्घटना के दौरान जो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं कल ही यहां आते आते विपिन रावत जी के एक बयान पढ़ रहा था, एक भाषण सुन रहा, तो कह रहे हैं सेना में नौकरी, सेना में ज्वाइन करना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, सेना में ज्वाइन करना एक पैसा नहीं है, रोजगार की उपाय नहीं है। सेना में ज्वाइन करना यानी अपना शारीरिक शक्ति और प्रबल इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा दिखाने से देश की सेवा करने की एक मौका है। यही सेना में ज्वाइन करने का मकसद है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के सरण नगर स्थित आवास पर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर परिजनों से मुलाकात की और शोकाकुल परिजनों को ढाढस बंधाया। उन्होंने शहीद विंग कमांडर के चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद के घर पर करीब 20 मिनट तक मुख्यमंत्री रुके और इसके बाद आगे के लिए रवाना हुए। बता दें कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के सरण नगर के रहने वाले थे। सीडीएस विपिन रावत के साथ वो भी बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। उनके निधन से सरण नगर की हर आंखें नम है। राजवीर जादौन से खास बातचीत भी की है, जिसके जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि कल से किसान अपने अपने घर के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगे और अगले 2 दिन तक घर वापसी का ये सिलसिला चलता रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन है। सर, आज आपने हवन किया है, किस लिए? जी बिल्कुल, हवन यहाँ लगातार होते रहे, लेकिन आज का हवन खास था। आज जनरल बिपिन रावत जी की अंत्येष्टि होने जा रही है। पूरा देश गम में है, शोक में है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। तो इस मौके पर कल हमारा आंदोलन समापन हुआ, लेकिन जनरल बिपिन रावत के सम्मान में हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम डिले किया। हमारे बॉर्डर अब कल खाली होंगे। कल आप घर जाएंगे। जो 750 किसान शहीद हुए आंदोलन में, उनके परिवार वाले आज देख रहे होंगे, क्योंकि वो तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो कैसा लगेगा? बहुत कष्टकारक विषय होगा। हम जिन साथियों को साथ लेकर आए थे, हम सारे लोग घर वापस होंगे, लेकिन हमारे 750 परिवार ऐसे जिनके मुखिया, जिनके बच्चे, जिनके भाई के बेटे घर नहीं पहुंचेंगे। तो कल का दिन बहुत ही हृदय विदारक, कष्टदायक दिन होगा। और तसल्ली इस बात की है कि उन परिवारों ने, जिन परिवारों ने अपने परिवारों के सदस्य खोए हैं, वो बड़े मजबूती के साथ, बड़े सम्मान के साथ इस आंदोलन के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा, भले ही हमारे परिवार के मेंबर की शहादत हुई है, आंदोलन को कमजोर न होने देना, यही हमारे परिवार के मेंबर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज उन सबकी दुआओं से आंदोलन सफल हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में लगातार खींचतान बनी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि सरकार से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में यूपी नंबर 1 का होर्डिंग लग रहा है, इन यूपी भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट और दुराचार में नंबर 1 बन रहा है।
550 करोड़। ये हालत है उत्तर प्रदेश का। इस सरकार के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगाने की जगह नहीं मिल रही है। कर्नाटक में लगा रहे हैं, हैदराबाद में लगा रहे हैं, तमिलनाडु में लगा रहे हैं, बंगाल में लगा रहे हैं, दिल्ली में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं कि यूपी नंबर 1। हाँ भाई, यूपी नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, टूट में नंबर 1 है, हत्या में नंबर 1 है, दुराचार में नंबर 1 है, राजनी में नंबर 1 है, छिनैती में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस की बर्बरता से लाठी मारता हुआ देखा। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम बच्चा भी था, लेकिन पुलिस वालों का मन नहीं पसीजा और जमकर लाठी चलाई गई। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम बच्चा भी है। बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है। और ये दिल दहलाने वाले शॉट हैं, ये तस्वीरें हैं, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से ये बच्चा, पहले उस बच्चे को छीनने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब पिता ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा तो उसके बाद फिर उस पर बेरहमी से डंडे बरसाए गए। यूपी पुलिस का ये बेरहम चेहरा कानपुर देहात की तस्वीर आपको दिखाने, एक शख्स को बर्बरता से पीटा जा रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अस्पताल के बाहर दरअसल पुलिस यहां पर लोगों को कंट्रोल कर रही थी। इस बीच बच्चे पिता जो उसको गोद में लिए हुए थे, इस बच्चे को पहले पिता से छीनने की कोशिश पुलिस वालों ने की और इसके बाद भी जब पिता ने बच्चे को नहीं छोड़ा, उसके बाद जमकर इस पर डंडे बरसाए गए। वो तस्वीरें इतनी हैरान करने वाली है कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। शख्स खुद में उसका 3 साल का मासूम बच्चा है, वो बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को लग जाएगी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं होती। मामले में किरकिरी होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी मुकुल गोयल ने इस मामले में संज्ञान लिया है। तो में पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसी के पास खड़े एक शख्स की पिटाई हो रही है। लोकल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर शख्स को दौड़ा कर लाठियों से पीटता नजर आया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, दरअसल वो तस्वीरें दिल दहलाने वाले हैं, क्योंकि मानवता को तार-तार करने वाली ये तस्वीरें हैं। वो शख्स खुद अपने बच्चे को लिए हुए बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है, बच्चे को चोट लगेगी, लेकिन पुलिस शख्स का पीछा करती रही और दूसरे पुलिसकर्मी से बच्चा छीनने भी लगे और आखिरकार उसे डंडे से पीटा भी गया। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करें। लखनऊ में कैसरबाग स्थित सपा कार्यालय में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के साथ बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और एमएलसी राजपाल कश्यप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संगीत के माध्यम से प्रकोष्ठ के लोग सपा की नीतियों और कार्यों को आम जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो कलाकार हैं, ये अपने गीतों के माध्यम से जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात की जनता तक पहुंचाते हैं। सरकार ने क्या किया, जनता क्या चाहती है, इस बात को हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकार करते हैं और बहुत परिश्रम के साथ पूरे प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को साबित करते हैं, प्रसारित करते हैं। इस बीच देहरादून से खबर, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ देहरादून पहुंच चुके हैं। कल सुबह आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी और इस परेड में शामिल होंगे महामहिम रामनाथ कोविंद। राजभवन में उत्तराखंड में ही आज रात्रि का विश्राम भी करने वाले हैं, लिहाजा देहरादून पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कल अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में उनके शिरकत का कार्यक्रम है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आईएमए की पासिंग आउट परेड। इस आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ और आज रात राजभवन में ही विश्राम करेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा की बात करें। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट 1353 करोड़ से ज्यादा का पेश किया जाएगा। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन में मौजूद रहे। इन्होंने सदन में सरकार का पक्ष रखा है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आज रोजगार के मुद्दे पर जमकर बहस देखने को मिली। रोजगार के जो आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए गए, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए और जमकर हंगामे की स्थिति सदन के भीतर देखने को मिली। काफी गर्मा गर्म बहस इस दौरान इस मुद्दे को लेकर हुई। विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाता रहा। सरकार की तरफ से जो रोजगार के आंकड़े पेश किए गए, इस पर विपक्ष के विधायकों की तरफ से आपत्ति भी उठाई गई और हंगामा भी देखने को मिला। उसके अलावा तमाम अलग अलग विषयों को लेकर आज जो चर्चा हुई है शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, वो भी आपको हम पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अनुपूरक बजट, इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट भी अब से थोड़ी देर बाद सदन के भीतर पेश किया जाएगा। सदन के भीतर ही जानकारी दी गई कि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया, सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन और बाकी तमाम भत्ते मिलते हैं वो केंद्र के बराबर किया गया और तमाम अलग अलग जो फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा, वो सरकार की तरफ से सदन के भीतर आज प्रश्नकाल के दौरान रखे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पीठ के सदस्यों को एनसीसी कैडेट्स का परिचय कराकर कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया है। बता दें कि ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के 32 एनसीसी कैडेट्स को आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही देखने का मौका दिया। एनसीसी कैडेट्स और उनके साथ 4 अध्यापकों को दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही से रूबरू होने का मौका मिला। सदन की कार्यवाही देखने के बाद सभी एनसीसी कैडेट्स में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी में लोकतंत्र के मंदिर को इतने पास से देखने और सदन के भीतर माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर की जा रही चर्चा को लेकर उत्सुकता से इन तमाम चीजों को देखा। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और इस कार्यकाल का ये अंतिम सत्र हम लोग मान के चलते। हमारे एनसीसी कैडेट्स जो भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से यहाँ आए हैं, 32 कैडेट्स हैं, 4 उनके साथ में शिक्षक हैं। उन्होंने आज सदन की कार्रवाई देखी क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मुझे अच्छा लगा और इनसे मैंने बातचीत की। इनको कैसा लगा? इनको बहुत अच्छा लगा। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि एक बार पहली बार तो इन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी और संयोग से मैं अध्यक्ष विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधायक के रूप में आया हूँ। अध्यक्ष जी हैं, उन्हें कितना सब देखना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है और उसमें से भी किसी को ही लेना पड़ता है जो सही है। मतलब मुझे बहुत मुश्किल होता होगा ये सब करना कि सबकी बात सुनना है यहाँ पे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को सवालों में घेरने का काम किया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायक गाजी निजामुद्दीन ने रोजगार के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में कौशल विकास और सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत ने सदन के भीतर विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश की। वहीं विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर हंगामा किया और सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष का आरोप है कि सदन के भीतर सरकार ने 2020 में 10 लाख नौकरी देने की बात कही, साथ ही 2021 में 7 लाख के करीब युवाओं को नौकरी देने की बात कही, जो पूरी तरह से गलत है और सरकार सदन में फर्जी आंकड़े पेश कर सदन को गुमराह कर रही है। ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत अपने आंकड़ों को तथ्यों के साथ सही बताते नजर आए। को गुमराह करने का आरोप सदन पर लगाते हुए हम कांग्रेस पार्टी अभी इस प्रश्नकाल के बाद माननीय श्रम मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का सवाल लेकर माननीय अध्यक्ष विधानसभा के सामने जाएंगे। या तो वो इस प्रदेश की बेरोजगार जनता से माफी मांगे या फिर सरकार स्पष्टीकरण दे कि कौन सा आंकड़ा उन्होंने सदन के सम्मुख इस जनता के लिए युवाओं को लेकर बेरोजगारी का आंकड़ा कौन सा गलत रखा है। आज
मध्य प्रदेश में 1.7% है, छत्तीसगढ़ में 1.8% है, कर्नाटक में 2.8% है और उत्तराखंड में 3.1%। ये जो 6 राज्य सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य हैं, उनमें उत्तराखंड का 6वें नंबर पे। बाकी सारे राज्यों में, जैसे मैंने राजस्थान का जिक्र किया है, राजस्थान में जो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य हैं उसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का 30.4% बेरोजगारी की दर है। तो ये बिल्कुल आंकड़े के कहने से नहीं होता है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी अच्युतानंद ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पहली बार देश में गन्ना किसानों के मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की है, जो अब तक राज्य में नहीं हो पाई थी और अब सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इकबालपुर चीनी मिल पर जो गन्ना किसान का बकाया है वो मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है। जैसे ही कोर्ट का निर्णय आता है उसके बाद गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से 5 रुपए में ज्यादा गन्ना मूल्य घोषित करते हुए प्रदेश में किसानों को पिछले गन्ना मूल्य से 28 रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य देने का ऐलान किया है और उसका आदेश भी जारी किया गया है। किसानों के साथ रहे हैं, आज का परिणाम है। आज माननीय मोदी कर रहे हैं और मैं किसानों का धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी की बात को स्वीकार करते हुए अपने काम जयजयकार कर रहे हैं और मैं किसानों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने माननीय मोदी जी की बात को स्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को समाप्त किया। बड़े योद्धा को और इस बीच एक बार फिर से आपको दिल्ली ले चल रहे हैं, जहां पर पंच तत्व में विलीन होने वाले हैं जनरल बिपिन रावत। तैयारियां हो गई हैं और सबसे बड़े योद्धा को अंतिम श्रद्धांजलि इस वक्त दी जा रही है और थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी। उनकी दोनों बेटियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, बरार स्क्वायर, जहां पर अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है राजकीय सम्मान के साथ। और पूरा देश इस वक्त गम में है। अपने जाबाज जनरल को इस वक्त नम आंखों से पूरा देश अलविदा कह रहा है। महानायक का यह महाप्रस्थान, जहां पर देश के वीर योद्धा को अंतिम विदाई दी जा रही है।